हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उनमें करंट अफेयर की डिमांड तो होती ही है। यह जो सीरीज लेके आए हुए हैं, इस सीरीज के अंतर्गत आपको जनवरी 2024 से अब तक, यानी कि जब से ही करंट मंथ निकलते जाएंगे, उन सबके करंट अफेयर को ऐड ऑन करते हुए ये सीरीज शुरू की गई है। जिसमें अभी हमने पहले जनवरी 2024 के वार्षिकांक यानी कि पॉलिटी के सेगमेंट को कंप्लीट किया था। आज हम लेकर आए हुए हैं फरवरी 2024 के वार्षिकांक को, जो फरवरी 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट करेगा। इस तरीके से आपके प्रत्येक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। पहले पॉलिटी, फिर आपका इकोनॉमी है और फिर आपका आर्ट एंड कल्चर। क्योंकि ये जो फॉर्मेट बनाया गया है, ये आपके विजन आईएएस की मैगजीन पर बनाया गया है। विजन आईएएस की मैगजीन जिस तरीके से मंथ वाइज है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसी तरीके से आपके इस फॉर्मेट को एक शॉर्ट फॉर्म में हैंड नोट्स के जरिए आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा आज का वीडियो रहेगा, जो फरवरी 2024 के पॉलिटी के सेगमेंट को कवर करेगा। अब ये है कि आपका जैसे कि यूपीएससी एग्जाम का तो को टारगेट करके तो ये करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। लेकिन आपके करंट अफेयर प्रत्येक एग्जाम में आता है। और करंट अफेयर की डिमांड को देखते हुए हर एक डिमांड, मतलब कि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का एक अलग ही प्रारूप आपको देखने को मिलता है। तो उसमें डिटेल में किसी भी टॉपिक अगर एक चर्चा में आया हुआ है, तो उसको डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये आप करंट अफेयर की सीरीज अवश्य देखें, क्योंकि ये ज्यादा टाइम आपका नहीं लेगी। ये 30 से 35 मिनट में आपका कंप्लीट करा देगी। जनवरी का हमने कंप्लीट कराया। आज हमारा सेकेंड डे आएगा फरवरी 2024 का। फिर मार्च का, अप्रैल का, इस तरीके से जब तक का विजन का भी मैगजीन आता जाएगा वहां करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जैसे ही नोट्स मेरा प्रिपेयर होता जाएगा, मैं आपको वैसे ही और भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो अभी पॉलिटी का शुरू किया है। पॉलिटी के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट आएगा, उनको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला इसके अंतर्गत टॉपिक आता है, हमारे द्वारा एक सीरीज और चलाई जा रही है जिसमें आपकी पॉलिटी कंप्लीट की जाएगी। पॉलिटी आपका पूरा जितना भी है, उसको ओवरऑल आपका यूपीएससी का एग्जाम में प्री और मेंस के सिलेबस के साथ एक ओवरव्यू भी दिया जाएगा। उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी दिया जाएगा। तो ये एक नई सीरीज ली जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको पूरी पॉलिटी कंप्लीट की जाएगी। चलिए, तो आज के सेशन को शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पॉलिटी का ये सेगमेंट आता है, जिसमें पहली जो टॉपिक आता है, चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में। चुनावी बॉन्ड योजना आखिर क्या है, और चुनावी बॉन्ड योजना सुर्खियों में क्यों रही, और किस तरीके की इनमें कुछ शब्दावलियों से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आपके, मतलब कि उनको समझाने की भी कोशिश की जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि कई बार शब्दावलियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्या होती है, या फिर उसी को पूछ के आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनमें जो भी शब्दावलियां हैं, उनको भी ध्यान में रख के आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो चुनावी बॉन्ड योजना क्या है और क्यों चर्चा में रही, इसके बारे में जानते हैं। कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद में निर्णय देते हुए, कौन सा वाद था चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और अन्य वाद, भारत संघ और अन्य वाद के अंतर्गत निर्णय दिया था, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दे दिया। तो अब चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है, तो इसमें आपका क्या इंपोर्टेंट हो जाता है कि चुनावी बॉन्ड योजना आखिर क्या है जिसे असंवैधानिक करार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि यह योजना सूचना के अधिकार के अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए के उल्लंघन करती है। तो ये चुनावी बॉन्ड योजना को इस तरीके से रद्द करने की कहा गया है, जो आपकी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसके उल्लंघन करती है। उसी के संदर्भ में ये बयान दिया गया है और इसी को रद्द कर दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है चुनावी बॉन्ड योजना, और इसके संदर्भ में क्या क्या फिर मतलब कि रद्द करने के पीछे और भी क्या कारण बताए गए हैं, और किस तरीके से इसकी प्रक्रिया चलती थी। तो चुनावी बॉन्ड जो है वह प्रोमिसरी नोट जैसे होते हैं। अब प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट को जानना जरूरी हो जाता है कि ये जब प्रोमिसरी नोट जैसे होते हैं चुनावी बॉन्ड, प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं। प्रोमिसरी नोट एक तरीके से कानूनी या वित्तीय साधन होते हैं, जिसमें किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किसी विशेष दिन पर ऋण का भुगतान करने का वादा करते हैं। यानी कि किसी ऋण के भुगतान करने के लिए प्रोमिसरी नोट को दिया जाता है, यानी कि एक वचन पत्र, यानी कि एक वित्तीय साधन के तौर पर इसको दिया जाता है, एक कानूनी वित्तीय साधन के तौर पर। ये होता है चुनावी बॉन्ड जैसे होते हैं। और चुनावी बॉन्ड वस्तुतः धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखत होते हैं, और साथ ही ये बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी
होते हैं। यानी ये किस तरीके के होते हैं? बियरर बैंकिंग इंस्टीट्यूट यानी कि वाहक वित्तीय उपकरण जो एक ऐसा उपकरण होता है जो अपने मालिक के नाम पर पंजीकृत ना होकर उसे उस व्यक्ति पर देय होता है जिसके पास वह होता है, और वाहक उपकरणों को वाहक प्रपत्र के नाम से रूप में भी जाना जाता है। तो यह किसके लिए नाम पर पंजीकृत होता है? यह उस व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत ना होकर उसके मालिक के नाम पर पंजीकृत होता है, लेकिन इसमें व्यक्ति जो होता है वह देय होता है, यानी कि व्यक्ति उसके लिए देता है और जिसके पास वह होता है वह उपकरणों को वाहक प्रपत्र के रूप में प्रयोग करता है। तो ये आपका बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनमें खरीदार और प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। तो ये जो चुनावी बॉन्ड है, इनमें ना खरीदार और प्राप्तकर्ता का नाम होता है, और ये ऐसे प्रोमिसरी नोट होते हैं जिनमें चुनावी बॉन्ड धारक का अपने मिलने वाले ब्याज और ब्याज रहित और ब्याज मुक्त लिखत होते हैं, जिसमें बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी एक तरीके से होते हैं, जिसमें खरीदार और प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में। चुनावी बॉन्ड योजना की क्या विशेषता है? जैसे कि यह एक नॉन फंडेबल आधार पर खरीदार को जारी किया जाता है। इसमें भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित स्थापित कंपनियां या संस्थाएं इसे खरीद सकती हैं। इस बॉन्ड को केवल एसबीआई की अधिकृत शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है। तो इसके द्वारा किसे खरीदा जाता है? इसमें एसबीआई की अधिकृत शाखाओं से इसे खरीदा जाता है, लेकिन इसमें जो रद्द कर दिया है तो उस टाइम वे देखा जाए तो इसको एसबीआई को मना भी किया गया है। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे तो ये देखेंगे, लेकिन इसका उपयोग जो है वह उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। जिसने भी 1% वोट हासिल किया हो उसके लिए इसमें दान देने के लिए किया जाता है। और ये राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान या चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करती हैं जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके, और इस प्रकार ये पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। और प्रत्येक चुनावी बॉन्ड में एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है जिसे पराबैंगनी किरणों के माध्यम से देखा जाता है। तो ये चुनावी बॉन्ड की विशेषताएं क्या क्या है? यह नॉन रिफंडेबल के आधार पर खरीदार को जारी किया जाता है। निगमित तो स्थापित कंपनियां इसे खरीद सकती हैं। इस बॉन्ड को केवल एसबीआई जारी करता है। इसका उपयोग केवल उन पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए किया जाता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 1% वोट हासिल किए हों। और राजनीतिक दलों को उन औपचारिक बैंकों के माध्यम से चंदा या दान प्रदान करने को सुनिश्चित करता है जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक चुनावी बॉन्ड में एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक संख्या भी होती है जिसे पराबैंगनी किरणों के माध्यम से देखा जाता है। तो ये प्रमुख इसके अंतर्गत चुनावी बॉन्ड योजना की प्रमुख विशेषताएं आती हैं। चुनावी बॉन्ड से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्देश दिए गए, इन निर्देशों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जब उस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में था कि चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए बैंक यानी एसबीआई अब जारी नहीं करेगा। इसे एसबीआई ना जारी करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। और भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को निर्णय के लिए 3 सप्ताह के भीतर भारतीय निर्वाचन आयोग को कुछ जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। मतलब कि जब इसको ये निर्देश दिया गया था तो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसबीआई के लिए एक टाइम ड्यूरेशन दी गई थी, यानी कि 3 सप्ताह के अंतर्गत उसको भारतीय निर्वाचन आयोग की पूरी जानकारी देनी थी। और 12 अप्रैल 2019 को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद खरीदे गए चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को प्रस्तुत करनी होगी, और इस जानकारी में कुछ विवरण थे जैसे कि चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख होना, खरीदार का नाम और खरीदी गई चुनावी बॉन्ड का मूल और मूल वर्ग इसके अंतर्गत आता है। और यह उन राजनीतिक दलों का विवरण होता है जिन्होंने कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त किया, और इसके अलावा बॉन्ड को नकदी में भुगतान की तिथि और बॉन्ड का मूल्य वर्ग जैसे विवरण भी इस जानकारी के साथ प्रस्तुत करने होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चुनावी बॉन्ड के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे हुए हैं इसके बारे में। कि प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सभागार में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। तो यानी कि 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित पहलों की भी शुरुआत की। अब कौन कौन सी पहले शुरुआत की? जैसे 75 वर्ष पूरा हुआ है तो इस उपलक्ष्य में कुछ नया शुरू किया गया। अब क्या क्या नया शुरू किया गया? जैसे कि डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स के बारे में। यह जो रिपोर्ट्स होगी यानी कि इस पहल को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश के आम नागरिकों तक
निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप उपलब्ध कराएगा। डिजिटल कोर्स 2.0 जो स्कीम है, यानी कि यह एप्लीकेशन जो है वह ई कोर्स प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई एक नई पहल है। और इस ई कोर्स पहल को 2013 में स्टार्ट किया गया था। और इस का पहल का उद्देश्य, यानी कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की अदालती प्रणाली को डिजिटल बनाकर और न्याय तक पहुंच में सुधार करके इस प्रणाली को आधुनिक बनाना है। तो ये डिजिटल कोड 2.0 के बारे में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट की इसमें नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 75वीं जो वर्षगांठ मनाई गई है उसके में ये 3 प्रमुख पहलों को शुरू किया गया। कौन सी? डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना, यानी कि निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप उपलब्ध कराना देश के आम नागरिकों को। डिजिटल कोर्ट्स 2.0 जिसकी वजह से ई कोर्ट्स के माध्यम से शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट जो होगी वह हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में होगी। तो इसके अंतर्गत ये पहल शुरू की गई है। चलिए तो अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 124 के क्लॉज फर्स्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए, और जब तक संसद कानून के माध्यम से इसकी संख्या निर्धारित ना करे। यानी कि इसका एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को लेकर के इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तो फिक्स है, लेकिन इसमें अन्य न्यायाधीश जो होंगे वो कम से कम 7 होना चाहिए। और अगर इनकी संख्या बढ़ानी है तो इन्हें संसद में कानून पारित करना होगा, यानी कि संसद के माध्यम से ही इनकी संख्या का निर्धारण होगा। और वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी कि वर्तमान की जो न्यायिक सुप्रीम कोर्ट है तो वहां पर कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें आपके एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया है? गोल्डन जुबली बनाई हुई है, जिसकी 75 वर्ष पूरे डायमंड जुबली बनाई है 75 वर्ष पूरे होने पर। कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा पहले स्टार्ट की गई डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल टू कोर्ट्स 2.0, सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कि अनुच्छेद के प्रावधान 124 से 147 में दिए गए हैं, और 124 का क्लॉज 1 जो है वह भारत में एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बताता है, जो वर्तमान में 34 है। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठे के बारे में कि हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने संसद को सूचित किया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठे स्थापित करने की उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तो ये जो क्षेत्रीय पीठे हैं उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संसद के द्वारा ये सिफारिश की को स्वीकार कर लिया है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर जो स्थायी समिति बनी है उसने संसद को सूचित किया है। तो ये क्षेत्रीय पीठें क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं, और इसे किस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो ये संसदीय स्थायी समिति में सिफारिशें अपनी 133 रिपोर्ट्स भी, मतलब कि जो समिति है, ये समिति अपनी हर वर्ष रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जिसमें ये भी प्रेजेंट में ये जो सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों से रिलेटेड जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है वो 133 भी है। और इस रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? न्यायिक प्रक्रियाएं और उनका सुधार होना इस रिपोर्ट का प्रमुख शीर्षक है। और सुप्रीम कोर्ट ने देश में 4 या 5 स्थानों पर अपनी क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 130 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा गया है कि वह अनुच्छेद 130 के प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय पीठों को स्थापित कर सकती है। कहाँ पर? देश के 4 या 5 स्थानों पर। अब आता है कि अनुच्छेद 130 क्या होता है? अनुच्छेद 130 जो है वह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है एवं अन्य स्थानीय स्थानों पर स्थापित होगा, जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से समय समय निर्धारित करे। तो ये क्षेत्रीय पीठों के बारे में है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें न्याय मुख्य पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में है और दिल्ली में ही रहेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त 4-5 स्थानों पर भी क्षेत्रीय पीठें स्थापित की जाएंगी, जो अनुच्छेद 130 के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी ये कि जो रिपोर्ट है 133वीं रिपोर्ट संसदीय स्थायी समिति की सौंपी गई है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया एवं उनके सुधार से रिलेटेड है, जिसमें क्षेत्रीय पीठों के स्थापित करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों और अन्य संवैधानिक मामलों का निर्माण निपटारा जो है वह दिल्ली में किया जाएगा, यानी कि जो मुख्य पीठ है उसमें किया जाएगा। वहीं अपीलीय मामलों का निर्धारण है, वह फैसला
कर सकती है और अपीलीय पीठों के मामले के निर्णयों को अपील माना जाएगा और इन्हें न्यायपालिका का एक दूसरा स्तर नहीं माना जाएगा। मतलब कि इसे एक अपील के तौर पर ही देखा जाएगा और लेकिन इसे न्यायपालिका का दूसरा स्तर नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ पीठों के अपीलीय पीठों के अंतर्गत ही आएगी और इसमें अन्य क्षेत्रीय पीठें भी इस मामले अन्य क्षेत्रीय पीठों के अंतर्गत ही अपीलीय मामलों का निर्धारण करेंगी। तो इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा के बारे में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। नालसा जो है, हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? एक संसदीय स्थायी समिति ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो किसके लिए? कानूनी सहायता की कार्यप्रणाली पर। और ये किस अधिनियम के अंतर्गत? ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत। चलिए तो जान लेते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम क्या है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक शीर्ष कानूनी सेवा प्रदाता संगठन है। कैसा है? शीर्ष कानूनी सेवा प्रदाता संगठन है। अब कानूनी सेवा किस तरीके की? जैसे कि कानूनी सहायता संबंधी नीतियों, कार्यक्रमों की कार्यान्वयन की देखरेख करना, साथ ही पूरे भारत में कानूनी सहायता संबंधी गतिविधियों की निगरानी करना है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं की ओर, जैसे कि कानूनी शिक्षा के लिए व्यापक मास मीडिया अभियान शुरू किया गया है। नालसा को कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों की सहायता करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। नालसा संबंधी अंतर के लिए नालसा को सहायता अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए, उचित मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु है। कौन कौन से? कानूनी शिक्षा के लिए व्यापक मास मीडिया अभियान शुरू किया जाएगा। नालसा को कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों की सहायता करने की प्राथमिकता दी जाएगी। न्याय संबंधी अंतर के लिए नालसा में सहायता अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये आपके नालसा के बारे में, मतलब कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधान है। वही नालसा के बारे में, और नालसा कैसा है? एक शीर्ष कानूनी सेवा प्रदाता संगठन है जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित किया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अनुच्छेद 142 के बारे में। ये आपका काफी चर्चाओं में रहा था जब चंडीगढ़ के मेयर का जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे, उनके परिणाम को अमान्य घोषित करने के संदर्भ में ये हाल उस टाइम पे काफी चर्चा में रहा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के परिणामों को अमान्य घोषित कर दिया है। तो किसको अमान्य घोषित किया है? इनके परिणामों को अमान्य घोषित कर दिया है और इस प्रकार कोर्ट ने इस मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया हुआ है। तो पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के किया हुआ है, तो ये अब आता है, इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 142 आखिर होता क्या है? जिसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि उनके चुनावी परिणाम को ही अमान्य घोषित कर दिया है। और पूर्ण न्याय क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 142 जो है वह शीर्ष न्यायालय को उसके समक्ष किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब कि यह जो शीर्ष न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके समक्ष अगर किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने की जो डिक्री या आदेश है उसको पारित करने की शक्ति प्रदान करता है और यही शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चंडीगढ़ की मेयर के चुनाव के परिणाम को अमान्य घोषित किया। अब आता है कि पूर्ण न्याय का विचार सर्वप्रथम किस में दिया गया है? तो ये विचार अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कानून में मौजूद कमियों को दूर करना और आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा कानूनी प्रावधानों की उपेक्षा करके न्याय सुनिश्चित करना। यानी कि जिस तरीके की कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें अगर आवश्यकता है तो उसकी उपेक्षा करते हुए एक न्याय को सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट के लिए यह अधिकार देता है 142 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आपराधिक मानहानि की ओर, कि क्रिमिनल डिफेमेशन के बारे में, कि हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने आपराधिक मानहानि का कानून शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह विधि आयोग की 285वीं रिपोर्ट है। जैसे वो अभी पहले जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो कौन सी थी? 133वीं रिपोर्ट थी जो स्थायी समिति की थी, और ये आपके विधि आयोग की 285वीं रिपोर्ट है। किससे रिलेटेड है ये 285वीं रिपोर्ट? आपराधिक मानहानि से संबंधित है और इस रिपोर्ट की जो आपराधिक मानहानि को नए आपराधिक कानून बनाए रखने की सिफारिश इसके अंतर्गत की गई है।
अब आता है कि आखिर आपराधिक मानहानि क्या है, जिसमें नए आपराधिक कानून को बनाए रखने की सिफारिश की गई है। तो पहले इसकी शब्दावली को समझते हैं कि आपराधिक मानहानि जो है, ब्लैक लॉ शब्दकोश के अनुसार मानहानि का अर्थ होता है झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयानों में किसी व्यक्ति के चरित्र, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का अपराध। यानी कि कैसा अपराध? जो झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयानों में किसी व्यक्ति के चरित्र, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का अपराध इसके अंतर्गत आता है, आपराधिक मानहानि के अंतर्गत। और मानहानि भी दो तरीके की होती है, एक होती है लिखित, एक होती है मौखिक। लिखित जो होती है, लिखित यानी कि अपमानजनक लेख के आधार पर जो एक झूठा लिखित बयान होता है, जिसे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। दूसरी होती है मौखिक या बदनाम करने से संबंधित मानहानि, जिसमें यह गलत बोला गया है कि बोला गया बयान होता है जो मौखिक रूप से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि यह किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है मौखिक तौर पर, यानी कि गलत बोलने से किसी के लिए आपत्ति, जैसे कि किसी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करना, तो वो है उसकी मौखिक या मानहानि के तहत आएगा। अगर हम किसी के लिए झूठा बयान जारी कर देते हैं, उसको लिख के दे देते हैं कि इस तरीके का तुमने कार्य किया है, या जो उसकी प्रतिष्ठा को यानी कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो वो लिखित या अपमानजनक मानहानि होती है। तो इस तरीके से ये मानहानि का प्रकार होता है, और मानहानि दो तरीके की होती है। और मानहानि के लिए ये आपराधिक कानून शीर्षक से एक मानहानि कानून शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जो विधि आयोग की 285वीं रिपोर्ट है, जिसपे नए आपराधिक कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। तो अब आता है कि आखिर भारत विधि आयोग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो भारत का जो विधि आयोग है, वह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह कानूनी मंत्रालयों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कार्य कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करना और सरकार की सिफारिशें करना, एक रिपोर्ट के रूप में। तो इसके अंतर्गत इसको विधि आयोग के प्रमुख कार्य दिए गए हैं। तो किस तरीके के कार्य? कि रिपोर्ट के माध्यम से कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करना और सरकार को सिफारिशें देना है, कि यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि इस तरीके का कार्य होना चाहिए, इन तरीकों को ऐड ऑन किया जाना चाहिए या किसको हटाना चाहिए, किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है। तो ये रिपोर्ट के माध्यम से उनके कानून के क्षेत्र में अनुसंधान यानी कि रिसर्च करने से संबंधित है। यह कानूनी मामलों के विभाग और कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि इसकी और डिटेल वाला जो हो जाएगा, वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। तो प्री में जो भी पूछा जाएगा, आपके इसी के सराउंडेड ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जाति आधारित आरक्षण के बारे में, कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में। कि हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024 को पारित किया है। इस विधेयक के माध्यम से मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ की विधानसभा में? महाराष्ट्र विधानसभा में। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024 को पारित किया है, और जिसमें क्या कहा गया है कि मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अब चलते हैं विधेयक के बारे में, कि यह मसौदा जो है, वह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। मतलब कि जो सुप्रीम आयोग था, उनकी रिपोर्ट के आधार पर इसे तैयार किया गया था। और इस विधेयक ने मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रूप में वर्गीकृत किया है, यानी कि SEBC के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया है। इसमें मराठा समुदाय को, और मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए, चाहे वह सरकारी संस्थान हो या निजी शैक्षणिक संस्थानों, उनमें प्रवेश करने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और यह केवल SEBC से संबंधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा, जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आते हैं। और क्रीमी लेयर क्या होती है? क्रीमी लेयर वो व्यक्ति होते हैं जो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, वो क्रीमी लेयर आते हैं। तो इस तरीके से ये क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए SEBC का जो आरक्षण है, वो उपलब्ध किया जाएगा। और यह 10% होगा, जो किसके लिए? सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए। और इससे रिलेटेड कौन सा विधेयक पारित किया गया है? महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024 के बारे में। अब आते हैं कि आरक्षण से संबंधित कुछ न्यायिक निर्णयों के बारे में जान लेते हैं।
ये न्यायिक निर्णय कौन-कौन से हैं? जैसे कि इंदिरा साहनी अन्य वाद बनाम भारत संघवाद 1992 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की पीठ में संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 के आरक्षण को 50% सीमा तय की गई थी। तो इसमें 50% सीमा को तय करने के लिए ये आपका इंदिरा साहनी अन्य वाद भारत संघवाद 1992 आया हुआ था, जिसमें यानी कि जो क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है, इसी वाद के अंतर्गत इंदिरा साहनी वाद के अंतर्गत पेश की गई थी। पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा और इसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आएगा, वो उसके जो ये विधेयक पारित किया गया, उनको ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बल्कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो उनको ये दिया जाएगा। लेकिन जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में होंगे उनके लिए ये अधिकार मतलब कि 10% आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। और क्रीमी लेयर की अवधारणा की शुरुआत कब होती है? जो इंदिरा साहनीवाद भारत संघवाद 1992 में है, उस टाइम पे इसकी अवधारणा पेश की जाती है। और ये 9 जजों की पीठ ने अनुच्छेद 16 4 के तहत आरक्षण की 50% सीमा तय कर दी थी। अब आती है सेकंड जो न्यायिक निर्णय आता है एम नागराज बनाम भारत संघवाद जो 2006 में आता है, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। जनरल से अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता अन्यवाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण के लिए एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को रद्द कर दिया था। और जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 103 बे संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा और यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, किस न्यायिक निर्णय के अंतर्गत? जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022 के बारे में। पहले संविधान संशोधन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे कि 103वां संविधान संशोधन है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि आपसे न्यायिक निर्णय से क्वेश्चन पूछे दिए जाती हैं कि जैसे कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कौन सा न्यायिक निर्णय आया हुआ था। तो जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022 तो ये न्यायिक निर्णय आपको दिए गए हैं कि इनसे ये रिलेटेड जो आरक्षण से संबंधित आरक्षण का मुद्दा हमेशा चर्चाओं में रहता है। तो इनसे रिलेटेड क्या इश्यू आए हुए हैं और कौन-कौन से निर्णय देने के बाद इसमें भारतीय संविधान में इनको ऐड ऑन किया गया है, तो इनके सभी कानूनों के बारे में बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर महामारी रोग अधिनियम 1897 के बारे में, कि हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1987 की व्यापक समीक्षा से अपनी 286वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ये कौन-सी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? 286वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें महामारी रोग अधिनियम के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि स्वास्थ्य से संबंधित लीगल फ्रेमवर्क में कमियां होने के कारण कोविड-19 महामारी का प्रबंधन बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता है और ये कमियां तब प्रकट हुई थी जब मुख्यतः लॉकडाउन लगाने के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया गया था। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। और विधि आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा हुआ था कि ईडीए 1897 और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय अधिनियम विनिमय 2005 की इसमें जांच की हुई है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1969 में अपनाया गया था और 2005 में इसे संशोधित किया गया था। और ये विनिमय जो है वह लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं और आपात स्थितियों के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा है जो कई देशों में फैल सकती है। तो इसके बारे में आता है ईडीए 1897 की मुख्य विशेषताओं के बारे में, जैसे कि यह खतरनाक महामारी रोग को विनियमित करने, रोकने और नियंत्रित करने के लिए सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं और इसे में 2020 में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा को रोकने के लिए इसे पारित किया गया था। तो इस तरीके से ये आपका 2020 में इसमें कोविड-19 के दौरान इसमें संशोधन भी किया जाता है। तो ये विधि आयोग के द्वारा 286वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं और इसी के बारे में हमने ये जाना 1897 के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के बारे में, साथ ही साथ ईडीए की प्रमुख विशेषताओं के साथ संशोधनों के बारे में जाना। तो इस तरीके से ये महामारी रोग अधिनियम 1897 आता है। अब आते हैं 17वीं लोकसभा के कामकाज के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके के क्या-क्या इसके अंतर्गत एक ओवरव्यू दिया गया है। कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा 17वीं लोकसभा के कामकाज पर कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें सत्र 2019 और फरवरी 2024 के बीच में ये आयोजित किए गए, क्योंकि 17वीं लोकसभा जो के जो सत्र था वह 2019 से फरवरी 2024 के बीच का था, तो इसी के बीच की रिपोर्ट को लिया गया है।
इसमें कुल 274 बैठकें संपन्न हुई थी और इन बैठकों में 179 विधेयक पारित किए गए थे। टोटल 274 बैठकें, 179 विधेयक पारित किए गए और लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल पर आधारित जो अवधि का है वह लोकसभा में 60% और आपका 52% आपका राज्यसभा में इसका एक रेशियो दिया गया है। रिपोर्ट ने कहा है कि अपना कार्यकाल पूरा करने में सभी लोकसभाओं में 17वीं लोकसभा में सबसे कम बैठकें आयोजित हुई थी। साथ ही इसमें 206 बार संसद सदस्यों को निलंबित किया गया था। तो 206 बार इसमें संसद सदस्यों को निलंबित किया गया और इसमें टोटल देखा जाए तो अभी तक के रिकॉर्ड में पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाली सभी लोकसभाओं में 17वीं लोकसभा में सबसे कम बैठकें आयोजित हुई थी और पूरे पहली बार लोकसभा में पूरे कार्यकाल में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया और 17वीं लोकसभा में केवल 16% विधेयक को ही विस्तृत जांच के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा गया। तो ये रिपोर्ट के प्रमुख पहलू हैं जिसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको हमने निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये 17वीं लोकसभा के कामकाज के बारे में एक ओवरव्यू है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वार्षिक NESDA रिपोर्ट के बारे में कि वार्षिक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 के बारे में। यह रिपोर्ट जो है वह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट को ई सेवा वितरण को बढ़ाने की दिशा में की गई पहलों को रेखांकित करती है। तो यह किस तरीके की रिपोर्ट है? जो ई सेवा वितरण है उनको बढ़ाने की दिशा में ये पहलों को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की ओर नजर डाली जाए तो इसमें आता है कि जैसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर सबसे अधिक ई सेवाएं प्रदान करता है। टोटल 1117 ई सेवाएं जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रसारित की जाती हैं। NESDA 2023 के आकलन के तहत कुल अनिवार्य ई सेवाओं में 76% ई सेवाएं दी जा रही हैं और 2019 के तहत ये जो रेशियो था वह 48% था। तो इस तरीके से इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ई सेवा वितरण से संबंधित कुछ पहलों को स्टार्ट किया गया है जैसे कि ई उन्नत जो है वह जम्मू कश्मीर में शुरू की गई वह एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल है। निवेश मित्र उत्तर प्रदेश में शुरू की गई जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है और सेवा सिंधु कर्नाटक में शुरू की गई जो नागरिकों को घर पर ही सेवाएं प्रदान करने आदि के लिए ये शुरू की गई थी। तो ये सेवा वितरण से संबंधित एक प्रमुख पहलें शुरू की गई थी और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो इसे किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? इसे रिपोर्ट को वार्षिक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वेब फॉरवर्ड रिपोर्ट के नाम से इसे जारी किया गया है और यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी की गई है और इसके अंतर्गत ई सेवा वितरण करने में सबसे अधिक जम्मू कश्मीर है और इसमें 76% 2023 के अकॉर्डिंग है, 2019 के अकॉर्डिंग 48% ई सेवाएं हैं। ई सेवा वितरण से पहलों में आती है जैसे ई उन्नत जम्मू कश्मीर में एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल, निवेश मित्र उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंधु सेवा पोर्टल कर्नाटक, नागरिकों को घर पर ही सेवाएं प्रदान करने के लिए इत्यादि आती हैं। तो इस तरीके से ये वार्षिक NESTA या एनुअल नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड को जारी किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट रोकथाम की रिपोर्ट आई हुई है कि 22वें विधि आयोग के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान का स्वतः संज्ञान लेकर विधि आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की है। यह उपद्रव की बढ़ती घटनाओं और इनके कारण सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान को स्वतः संज्ञान लेकर विधि आयोग ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की हुई है। तो इस तरीके से रिपोर्ट को तैयार किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं कि आधुनिक मीडिया लैंडस्केप के लिए पोर्टल के बारे में। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से संबंधित 4 नए पोर्टल लॉन्च किए हुए हैं। तो कौन-कौन से पोर्टल हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन इस जो आधुनिक मीडिया लैंडस्केप है, इसके अंतर्गत जो पोर्टल को लॉन्च किया गया है, पहले उसके उद्देश्य को जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत किस उद्देश्य के तहत इन पोर्टल को जारी किया गया है। तो उद्देश्य आता है कि अपनी देखरेख में मीडिया से संबंधित सेवाएं व्यवस्थित करना, यानी कि देखरेख के लिए मीडिया से संबंधित सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए ई सेवा पोर्टल यानी कि 4 नई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके अंतर्गत? आधुनिक मीडिया लैंडस्केप के लिए पोर्टल। जैसे पहला आता है प्रेस सेवा पोर्टल। यह पोर्टल जो है वह समाचार पत्र पंजीकरण की प्रक्रिया के ऑटोमेशन के लिए बनाया गया है। दूसरा आता है नेविगेट भारत पोर्टल, जो कि सरकार की वीडियो के लिए इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस वाला सिंगल प्लेटफॉर्म है। तीसरा आता है स्थानीय केबल ऑपरेशंस के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर, जो कि इस कार्य में भविष्य में केवल टेलीविजन क्षेत्र में बिनामी की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है। और चौथा आता है केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए पारदर्शी पैनलबद्ध मीडिया योजना और ई बिलिंग प्रणाली, इसके अंतर्गत ये पोर्टल
शुरू किए गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें 4 नए पोर्टल है। कौन-कौन सा? प्रेस सेवा पोर्टल, समाचार पत्र पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑटोमेशन के लिए, नेविगेट भारत पोर्टल जो कि इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस वाला सिंगल प्लेटफॉर्म, स्थानीय केबल ऑपरेटर्स के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्रार जिसमें भविष्य में केवल टेलीविजन क्षेत्र में बेनामी की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना, केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए पारदर्शी पैनलबद्ध मीडिया योजना और ई बिलिंग प्रणाली, इसके अंतर्गत ही प्रमुख पोर्टल की शुरुआत की गई। और इन सब पोर्टल का क्या उद्देश्य है? देख-रेख में मीडिया से संबंधित सेवाएं व्यवस्थित करना है। अब आती है नेक्स्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। ये 2023 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का है, क्योंकि ये आपके फरवरी का करंट अफेयर है। तो आपका जो फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग इसको दिया गया है। और अब आएगा फरवरी 2025 का, तो उसकी डिटेल में आपको जब फरवरी 2025 का करंट अफेयर कराएंगे तो उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ा देंगे। अभी आपको थोड़ा ही बस आपको ये याद रखना है कि टोटल 180 देशों 2023 वाले में रहे हैं। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रहा है। भारत की रैंकिंग 93rd रही है और 2022 में 85वीं रही है। प्रथम देश डेनमार्क रहा है। तो 4 पॉइंट याद रखने हैं। टोटल कितने देशों ने जारी किया? 180। भारत की रैंक 93, 2022 में 85, प्रथम देश डेनमार्क, जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 2024 का आएगा तो इससे रिलेटेड और डेटा को एड ऑन कर दिया जाएगा। अब आती है नेक्स्ट पंडारम भूमि के बारे में। पंडारम भूमि क्या है? पंडारम भूमि जो है वह लक्षद्वीप प्रशासन ने पंडारम भूमि पर पेड़ों की गिनती का कार्य जारी रखा है। तो पेड़ों पर गिनती का कार्य जारी रखने के लिए जारी रखा हुआ है, तो इस कारण से पंडारम भूमि चर्चा में रही। पंडारम भूमि क्या है? पंडारम भूमि जो है वह लक्काद्वीप, मिनिका और अमीनी द्वीप समूह में भू राजस्व और काश्तकारी विनिमय 1965 के पंडारम भूमि को परिभाषित करता है। अभी पंडारम भूमि के अंतर्गत बात की जाए तो यह पंडारम भूमि इस कानून के बनने से ठीक पहले सरकार के पास एक मालिकाना अधिकार था, जिस पर सरकार इस कानून या किसी अन्य कानून के तहत मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकती है। तो ये मालिकाना अधिकार प्राप्त करने से संबंधित ये आपकी पंडारम भूमि है। और पंडारम भूमि को लक्षद्वीप प्रशासन ने पेड़ों की गिनती का कार्य इसमें जारी रखा है। तो इस तरीके से आता है। और कौन अधिनियम विनिमय अधिनियम है? भूमि राजस्व और काश्तकारी विनिमय 1965 के अंतर्गत पंडारम भूमि को परिभाषित किया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, आधार कार्ड की ओर, जो हमारी आज की श्रृंखला का अंतिम टॉपिक भी होगा। आधार कार्ड जो आता है वह कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि एपीएफओ ने जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के स्वीकार्य दस्तावेज की सूची से हटा दिया है। यानी जो जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के दौरान इसका यूज किया जाता था, उसका जो स्वीकार दस्तावेज है उससे हटा दिया है। और इसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में किया जाता है। और आधार कार्ड नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ही नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से आधार कार्ड के बारे में हाल ही में ये न्यूज आई हुई है। चलिए तो जान लेते हैं आधार कार्ड के बारे में, क्योंकि आधार कार्ड में ये पूछ लिया जाता है कि ये कितने अंकों की श्रृंखला होती है और इसे किस अधिनियम के तहत जारी किया जाता है, और इसमें आधार कार्ड से रिलेटेड कि इसमें किस-किस चीज़ का स्कैन किया जाता है या किस तरीके के डेटा को आकलित किया जाता है, तो इससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यह 12 अंकों की एक यादृच्छिक रैंडम संख्या हो गई। ये सभी के पास होते हैं और आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप आधार कार्ड ही लेकर जाते हो। अभी ज़्यादातर देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम में आधार कार्ड को ज़्यादा मान्य मानते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट तो रहते हैं, लेकिन आधार कार्ड ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 12 अंकों की यह रैंडम संख्या होती है और इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जारी किया गया। और यूआईडीएआई जो है वह आधार अधिनियम 2016 के तहत एक स्थापित वैधानिक संस्था है। और आधार कार्ड में जनसांख्यिकी जिसमें नाम, जेंडर, जन्मतिथि, पता और बायोमेट्रिक के अंतर्गत फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरे की तस्वीर से डेटा को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसमें किसी भी आयु और जेंडर के भारतीय नागरिक को जारी किया जाता है। तो ये इसकी पात्रता अवधि होती है। तो इसमें किसी भी आयु और जेंडर्स के भारतीय नागरिक को ये जारी किया जाता है। इसमें जो संख्या जो होती है वह 12 होती है और यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था जो है, इसके तहत इसे जारी किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आधार कार्ड के बारे में था। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका मार्च 2024 के करंट अफेयर को लेकर आएँगे। आप तब तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हम एक नई सीरीज़ लेकर आए रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो इसको भी आप सपोर्ट करें। धन्यवाद।